Okay, students, now we discuss our next topic of chapter 2. In our previous class, we discussed about the supplementary quantities and some units of the distance which we find out from Sun to Earth and other planets distance, just like the astronomical units and parsec. This is the biggest unit of the length. Okay, teeny size के लिए we use the angstrom. Okay, we use Fermi. So these are the units which are used for measuring the distances. But a method, now we in our today's class we discuss a method are using for the distance between the biggest object between the farthest objects or the farthest planet, and this method is called the parallax method. So we started with पैरेलैक्स मेथड. व्हाट इज द पैरेलैक्स मेथड? सबसे पहले हम इस चीज को समझेंगे कि पैरेलैक्स मेथड होता क्या. तो पैरेलैक्स मेथड क्या है? पैरेलैक्स मेथड है कि प्लैनेट्स और स्टार्स की अर्थ से डिस्टेंस निकालने का मेथड. तो हम यहाँ लिखते हैं द मेथड टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन और प्लैनेट. तो दिस इज कॉल्ड द पैरेलैक्स मेथड. तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ पैरेलैक्स मेथड और व्हाट इज द मीन ऑफ पैरेलैक्स मेथड. तो पैरेलैक्स मेथड में हम यहाँ पर ये कहते हैं कि पैरेलैक्स मेथड जो जनरली होता है, पैरेलैक्स मेथड की जो हम बात करते हैं, तो पैरेलैक्स मेथड अर्थ से सन और प्लैनेट के डिस्टेंस मेजर करने का एक मेथड है. ओके, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, एक पेन को होल्ड करते हैं हमारे हाथ में. बहुत सिंपल सा एक तरीका बता रहा हूं आपको. पेन को होल्ड करते हैं, होल्ड करके हम हमारी लेफ्ट आई को बंद करते हैं, पेन की सिचुएशन देखते हैं, फिर राइट आई को बंद करते हैं, पेन की सिचुएशन देखते हैं. जब आप ऐसा करेंगे तो आपको एक ही ऑब्जेक्ट दो अलग अलग सिचुएशंस में नजर आएगा, दो अलग अलग पोजीशंस में नजर आएगा. बस यही बेसिक है पैरेलैक्स मेथड का. यानी अगर हम किसी एक ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलरली टू प्लेसेस से देखते हैं, तो टू प्लेसेस से देखने पर उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन या उस ऑब्जेक्ट की सिचुएशन हमें अलग अलग प्लेसेस पे दिखाई देती है, जबकि इन रियलिटी दिस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. तो यहाँ पर हम वही कर रहे हैं कि जब हमने एक पेन को होल्ड किया और उस पेन को होल्ड करने के बाद में जब हमने उसे लेफ्ट और राइट आई से देखा, तो लेफ्ट और राइट आई से देखने पर हमें उस पेन की पोजीशन डिफरेंट उसमें नजर आई, डिफरेंट प्लेस पे नजर आई. तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि जब आपने उस पेन को होल्ड करके डिफरेंट पोजीशंस में देखा, तो बैकग्राउंड के रेस्पेक्ट में आपको क्या दिखा, उसकी पोजीशन में चेंजेस दिखा. तो इस रिलेटिव शिफ्ट को, जो रिलेटिव शिफ्ट हुई है, रिलेटिव शिफ्ट का मतलब एक बार देखा तो इधर, एक बार देखा तो इधर, तो दिस रिलेटिव शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब वो ऑब्जेक्ट जैसे पेन है, तो दिस रिलेटिव शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड इज कॉल्ड द पैरेलैक्स. तो अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द पैरेलैक्स, पैरेलैक्स है क्या, तो किसी एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रिलेटिवली शिफ्ट होना, रिलेटिवली मतलब उसके रेस्पेक्ट में राइट और लेफ्ट रिलेटिवली शिफ्ट होना, किसके रेस्पेक्ट में, बैकग्राउंड के रेस्पेक्ट में, वो क्या कहलाता है, आपका पैरेलैक्स कहलाता है. बैकग्राउंड आप कहेंगे सर बैकग्राउंड कैसे? तो जब मैंने इस पेन को होल्ड किया, तो इस पेन को होल्ड किया तो मेरे सामने कोई वॉल होगी या मेरे सामने कुछ और होगा, तो उस वॉल के रेस्पेक्ट में ये मुझे यू और यू नजर आएगा. दैट मींस बैकग्राउंड कौन हो गई, मेरी वॉल, तो उस वॉल के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन के अंदर चेंज आया. तो ये जो रिलेटिवली शिफ्ट हो रहा है, ये जो रिलेटिवली डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये जो रिलेटिवली चेंज आ रहा है, दिस रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट और चेंज इज कॉल्ड द पैरेलैक्स. इसको हम पैरेलैक्स बोलते हैं. ओके, अब यहां पर हम ये कहते हैं कि कोई भी प्लेनेट और स्टार है, जैसे कोई भी प्लेनेट एंड स्टार है, उसको पैरेलैक्स एंगल हमने मान लिया जैसे सपोज थीटा, द पैरेलैक्स एंगल इज थीटा. तो यहाँ पर जो आपके नोट्स है उसके अंदर शायद ओ बना हुआ है, तो उस ओ को आप थीटा कर लें, तो थीटा आएगा उस जगह पे. तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि इफ द एंगल की अगर हम बात कर रहे हैं या पैरेलैक्स एंगल बोलते हैं, इफ द पैरेलैक्स एंगल
थीटा सबटेंडेड ऑन द आर्क ऑफ अर्थ फ्रॉम प्लेनेट और सन। अगर थीटा एंगल है जो अर्थ की आर्क में बन रहा है प्लेनेट और सन से, तो उस कंडीशन में, अच्छा एक चीज और, जो अब डिस्टेंस होगी, जैसे फॉर एग्जांपल ये अर्थ का आर्क है, यहां पर ये सन या प्लेनेट है, इसकी टू अलग अलग सिचुएशन है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान समझिएगा। ये सन है, ये अर्थ है, इस सन को टू अलग अलग पोजीशन से मैंने देखा। सपोज दिस पोजीशन इज ए एंड दिस पोजीशन इज बी एंड दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। तो यहां पर हम ये कहते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, ये इस रेडियस को हमने क्या मान रखा है, बी। तो एंगल इक्वल्स क्या होता है, व्हाट इज द बी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द थीटा। तो हम यहां पर बात करते हैं थीटा इक्वल्स टू होता है आपका दिस वन s बाय b। s क्या है आपका, ये आर्क, s क्या है, ये आर्क, तो आर्क बाय रेडियस। और जब मैं यहां पर b की वैल्यू निकालता हूं, रेडियस की वैल्यू, तो s बाय थीटा। तो ये जो b है आपका, b क्या है आपकी डिस्टेंस, b क्या है आपकी डिस्टेंस, तो डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना था। तो यहां पर हम ये कहते हैं कि अगर हम कोई प्लेनेट ले लेते हैं, कोई सन ले लेते हैं और उसका पैरेलल एंगल थीटा है ऑन एन आर्क ऑफ रेडियस b, जिसकी रेडियस कितनी है, आर्क ऑफ रेडियस कितना है b ऑन द अर्थ, जैसा ये अर्थ है और ये रेडियस कितना है b, ठीक है। ये यहाँ पर कोई प्लेनेट है, इसको हम प्लेनेट p कर देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा फिर s और s में, और इनको नाम भी हम pq दे देते हैं, p एंड q। तो ये तो ये आपकी आर्क, ये है आपका एंगल, ये है आपका b, मुझे निकालना क्या है b। तो मेरा फॉर्मूला क्या होता है, थीटा इक्वल्स टू s बाय b। तो b इक्वल्स क्या हो जाएगा, s इक्वल्स क्या हो जाएगा, सॉरी थीटा इक्वल्स होता है s बाय b, देन तो b इक्वल्स हो जाएगा s बाय थीटा, ठीक है। s क्या है मेरा यहाँ पर, आर्क है। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं आर्क की, तो उस कंडीशन में यहाँ जो b है, b आपका रेडियस हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा फॉर्मूले को भी करेक्ट कर लें आप, यहाँ b आएगा, दिस इज s बाय थीटा। फॉर्मूले को थोड़ा सा अपने नोट्स में करेक्ट कर लें, b इक्वल्स टू s बाय थीटा, क्योंकि b इज द रेडियस, s इज आर्क and this angle is theta, तो theta equals to arc by radius, तो radius equals to arc by angle, ओके। तो कुछ चीजें ऐसी हैं पैरेलैक्स मेथड में जो एक तरह से देखा जाए तो इमेजिनरी है। यहाँ पर हम इमेजिन कर रहे हैं, अलग अलग पोजीशंस को इमेजिन कर रहे हैं, एक ही पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को किसी बैकग्राउंड के रेस्पेक्ट में हम दो अलग अलग पोजीशंस पे इमेजिन कर रहे हैं, तो ये पैरेलैक्स है, ओके। अब इसको हम थोड़ा सा और मैथमेटिकली फॉर्म में कैसे देखें, तो देखते हैं हम। देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें किसी भी जो प्लेनेट फार डिस्टेंस पे है, उस फार डिस्टेंस प्लेनेट की मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो मेजरिंग द डिस्टेंस ऑफ ए फार अवे प्लेनेट, तो उस फार अवे प्लेनेट की हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो हमने कहा कि s एक प्लेनेट है जो डिस्टेंस डीपर सिचुएटेड है फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं सपोज s is planet situated at distance d from earth, ठीक है। अर्थ से कितने डिस्टेंस में सिचुएटेड माना हमने, d, ओके। अब यहां पर a और b टू ऑब्जर्वर्स हैं जो इस ऑब्जेक्ट प्लेनेट को देख रहे हैं। तो सपोज ये s प्लेनेट कितनी डिस्टेंस पे है, d डिस्टेंस पे, एक ऑब्जर्वर a यहां पर है और एक ऑब्जर्वर b यहां पर है, तो टू ऑब्जर्वर है a एंड b एंड s इज अ प्लेनेट। तो टू ऑब्जर्वर इस प्लेनेट को सी कर रहे हैं, ओके। एंड दिस एंगल इज थीटा, इस एंगल को हमने क्या मान लिया, थीटा, ठीक है। अब a और b जो है आपका, उसको हमने माना b, ये डिस्टेंस जो है इसको बेस बोलते हैं, स्मॉल b इज बेस, बेस मतलब अर्थ का बेस, तो ये a एंड b इज बेस, ओके। तो यहां पर हम ये कहते हैं कि डिस्टेंस जो हमने ली यहां पर, जैसा हमने यहां लिखा डिस्टेंस AB इक्वल्स टू स्मॉल b।
अब पैरेलक्स एंगल की बात करते हैं, तो पैरेलक्स एंगल कौन सा होगा? एंगल ऑफ ASB इक्वल्स टू थीटा, यानी एंगल सबटेंडेड बाय प्लेनेट ऑन द आर्क ऑफ डिस्टेंस d ऑन अर्थ, वही आपका एंगल होगा। तो दिस एंगल इज थीटा एंड दिस इज कॉल्ड द पैरेलक्स एंगल। ओके, अब हम यहां पर कहते हैं एज द प्लेनेट इज वेरी फार, प्लेनेट बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है, प्लेनेट बहुत ज्यादा दूर है, तो इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगी। श्योर, जो d है वो d तो बहुत ज्यादा होगा स्मॉल b के कंपैरिजन में, क्योंकि ऑब्जर्वर तो टू अलग अलग सिचुएशन से देख रहा है उसको। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि b इज वेरी वेरी लेस देन d, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? b by d इज वेरी वेरी लेस देन 1, ठीक है। तो यहां पर कहने का मतलब ये हुआ कि अगर डिस्टेंस प्लेनेट की बहुत ज्यादा है तो उस कंडीशन में b by d इज वेरी वेरी लेस देन 1, या फिर b इज वेरी वेरी लेस देन d। तो अगर इस d के कंपैरिजन में ये b बहुत छोटा होता जाएगा तो एंगल भी स्मॉल होता जाएगा। इसको यूं सोचो तुम तो कि अगर मैं इसको यूं पकड़ के खींचता जाऊं, तो खींचता जाऊंगा तो क्या होगा? देखो सिचुएशन देखो, अगर मैंने इस s को पकड़ा और इस s को पकड़ के ऊपर की ओर खींचा, लंबाई बढ़ाई इसकी, तो क्या सिचुएशन बनेगी? ये जो एंगल थीटा है ये डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में धीरे धीरे क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। देखो थीटा क्या होता जा रहा है, यहां पर कम होता जा रहा है, तो थीटा क्या होता जाएगा? इस जगह पर स्मॉल होता चला जाएगा। तो हम यहां पर लिखते हैं हैंस थीटा इज वेरी स्मॉल। क्यों स्मॉल हुआ? क्योंकि जो आपकी b है वो d के कंपैरिजन में बहुत छोटी है। ओके, अब यहां पर हम ये कहते हैं कि जो AB है आपका, इसको वापस वही सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो AB को अगर मैं यहां पर एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, इस S को सेंटर मान के, तो इस S को अगर मैं सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करता हूं इस तरह से, तो ये AB अगर देखा जाए तो ये AB क्या बन गया आपका? एक तरह से देखा जाए तो आर्क। अगर मैं इसको सर्कल कंसीडर कर लेता हूं तो AB क्या हो गया आपका? आर्क हो गया, ठीक है। S क्या हो गया आपका? सेंटर, ठीक है, और D क्या हो गई आपकी? रेडियस। तो इफ वी कंसीडर ए सर्कल ऑफ सेंटर S, then D is radius and B is, जो आपका D तो हो गया रेडियस, एंड B इज आर्क, B आपका आर्क हो गया। ओके, तो इस कंडीशन में यहां पर हम कैसे लिखेंगे इसको? अब देखिएगा थोड़ा सा हम इसमें चेंजेस करते हैं। तो D इक्वल्स टू, अब ये जितना ऊंचा जाता जाएगा, ये जो दोनों साइड्स हैं ये साइड्स अप्रॉक्सिमेटली क्या होती जाएंगी? इक्वल, क्योंकि आप इसको खींचते जाओगे तो ये वाली साइड और ये वाली साइड, जैसे ये साइड है और ये साइड है, फिर ये साइड थोड़ा लंबा किया, फिर ये यूं हो गया, फिर वो लंबा किया तो ये यूं हो गया, तो पास पास मतलब इक्वल होती चली जाएंगी। तो अगर यहां पर हम बात करते हैं A D इक्वल्स की, तो D क्या है तुम्हारा? SA, और D ही किसके बराबर हो जाएगा? SB के, क्योंकि दोनों की लेंथ जब कैपिटल D ग्रेटर है स्मॉल b से, तो डेफिनेटली ये दोनों साइड भी अप्रॉक्सिमेटली इक्वल होगी। आई एम नॉट सेइंग दैट एग्जैक्टली इक्वल, आई एम सेइंग ओनली दैट अप्रॉक्सिमेटली इक्वल। ओके, और आपका AB क्या है? अगर हम AB की बात करते हैं तो AB क्या है? AB है आपका स्मॉल b, और स्मॉल b इक्वल्स क्या होगा? थीटा इंटू d, यही होगा, थीटा इंटू d। तो यहां से अगर मैं d की वैल्यू निकालता हूं तो d इक्वल्स क्या होगा? b बाय थीटा, यही होगा, ठीक है। तो यानी वही रेडियस इक्वल्स टू b बाय थीटा, जो हमने इससे पहले प्रीवियस वाले में भी निकाला था s बाय थीटा, तो वैसे ही वैसे यहां क्या निकलेगा? d इक्वल्स टू b बाय थीटा। तो ये मैथमेटिकल फॉर्मेट हो गया किस चीज को निकालने का? डिस्टेंस को निकालने का मैथमेटिकल फॉर्मेट हो गया। तो जैसे ही यहां पर डिटरमाइन हो जाएगा, साइज ऑफ एंगुलर डायमीटर एट द प्लेनेट कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द सेम मेथड। अगर आपने
यहाँ पर इस डी को फाइंड आउट कर लिया तो फिर आप साइज ऑफ एंगुलर प्लेनेट, एंगुलर प्लेनेट का मतलब क्या होता है, सर्कल में प्लेनेट होते हैं, जो सर्कुलर प्लेनेट्स होते हैं, आप उनकी साइज को भी इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं इसी मेथड से। ठीक है, तो उसमें हम दो चीजें कंसीडर करते हैं कि सपोज दो चीजें हम कंसीडर करेंगे। सपोज d is diameter ऑफ प्लेनेट, डी को तो हमने क्या मान लिया, डायमीटर ऑफ प्लेनेट, स्मॉल डी को तो, एंड अल्फा इज एंगुलर साइज। एंगुलर साइज को हम यूं कह सकते हैं, एक तरह से देखा जाए तो रेडियस की तरह हम बोल सकते हैं, एंगुलर साइज मतलब उसकी रेडियस। तो वापस वही चीज फॉर्मूला लगेगा, तो अल्फा इक्वल्स टू डी तो हो गया डायमीटर अपॉन कैपिटल। ठीक है, तो ये एंगुलर प्लैनेट्स के लिए फॉर्मूला काम में आता है, लेकिन ये हमारे अभी फिलहाल किसी भी काम का नहीं है। हमारा जो मेन फॉर्मूला है वो मेन फॉर्मूला कौन था, d इक्वल्स टू b बाय थीटा, या फिर d इक्वल्स टू जो मैंने पहले लिखवाया था s बाय थीटा, b इक्वल्स टू s बाय थीटा। तो these two formulas are important. We have not allowed this formula, तो इसको इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं आ रहा है तो इसे हम ब्रेक कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ओके, इसके बाद में हम बात करते हैं मास की। मास की एसआई यूनिट जो हमने पढ़ी थी, मास की एसआई यूनिट क्या होती है, द एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। मास की जो एसआई यूनिट है वो होती है किलोग्राम। जबकि हम किसी एटम या मॉलिक्यूल की जब बात करते हैं, भाई किलोग्राम तो एक बड़ी यूनिट अपने आप में, लेकिन अगर हम किसी एटम या मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो एटम और मॉलिक्यूल और जितने भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनकी मास को डिफाइन करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा यूनिट लेते हैं जिसे हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, AMU। यानी यूं कह सकते हैं हम एटॉमिक पार्टिकल्स या सब एटॉमिक पार्टिकल्स या टिनी पार्टिकल्स, तो इनके मास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक काम में लेते हैं AMU और 1U। इसको बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट, ये हम कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर जब हम 1U की वैल्यू निकालते हैं तो इसकी वैल्यू फिक्स होती है, यह हमें ध्यान रखना है। 1 AMU इक्वल्स टू 1.66 into 10 to power minus 27 kg। तो ये जितने भी टिनी पार्टिकल्स होते हैं उन टिनी पार्टिकल्स का मास निकालने के लिए हम इस यूनिट को काम में लेते हैं। दिस इज 1.66 into 10 to power minus 27 kg। तो ये बेटा जनरल चीजें थी जो अभी तक हम पढ़ रहे थे और इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, ये मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड चैप्टर के अंदर जो अभी हमने पढ़ा उसमें इंपॉर्टेंट में क्या क्या था, फंडामेंटल पार्टिकल्स था, डिराइव्ड पार्टिकल्स थी, यूनिट सिस्टम था, ऐसा यूनिट सिस्टम था, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज थी। कल से जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे डायमेंशन, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कल से बहुत अच्छी तरह से आपको समझना है। और ये टॉपिक्स आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डेफिनेटली क्वेश्चंस देके जाते हैं। तो कल से हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स का डायमेंशन से स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।